बीए प्रथम वर्ष के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी जो अपने एक प्रश्न पत्र के रूप में पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, उनका इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों को प्लेटो के विषय में काफ़ी बातें पिछले वीडियोस के ज़रिए बताई गई, समझाई गई हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको प्लेटो को समझने में कोई कठिनाई नहीं आई होगी। और मैं फिर दोहराता हूं कि यदि आपको समझने में, किसी शब्द को समझने में, किसी संप्रत्यय को समझने में या प्लेटो के किसी वाक्यांश को समझने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी है, या आपकी इसके अतिरिक्त कोई जिज्ञासा या कुतूहल है, तो आप मुझसे संवाद करके अपनी समस्याओं का, शंकाओं का निराकरण कर सकते हैं। हमने अब तक प्लेटो के विषय में जितनी चर्चा की है उसमें हमने देखा कि प्लेटो किस तरह से दो जगत के सिद्धांत को स्वीकार करता है और प्रत्ययों के जगत को वह शाश्वत जगत के रूप में देखता है और प्रत्ययों को वह द्रव्य के रूप में देखता है। द्रव्य की परिभाषा हमने पहले भी देखी है जब हमने फिलॉसफी का, दर्शन शास्त्र का इंट्रोडक्शन देखा था कि द्रव्य वह है जो अपनी सत्ता और ज्ञान के लिए स्वतंत्र है, वह किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है, है ना। इट इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर थिंग विच एग्जिस्ट्स बाय इटसेल्फ। एंड सिंस, क्योंकि प्लेटो के जो प्रत्यय है वह अपने अस्तित्व के लिए किन्हीं अन्य सत्ताओं पर ना तो आश्रित हैं और ना ही वह मरणशील हैं, विनाशशील हैं, वह शाश्वत रहने वाले हैं, वह सदैव रहने वाले हैं। अतः प्लेटो प्रत्ययों को द्रव्य रूप में स्वीकार करता है। प्रश्न ये आता है कि जो मेरे अनुभव का जगत है, वह जगत जिसमें मैं विचरण करता हूं, जिसमें मनुष्य विचरण करता है, और वह जगत जिसको प्लेटो वास्तविक जगत कहता है, यानी कि जिसमें मनुष्य निवास करता है, जिसमें वस्तुएं निवास करती हैं, जिसमें विशेष निवास करते हैं, जिसमें असंख्य अपूर्ण प्रतिकृतियां शब्द का इस्तेमाल हम ये देखेंगे कि प्लेटो में बहुधा हमको मिलता है। ये अपूर्ण प्रतिकृतियां, प्रत्ययों की अपूर्ण प्रतिकृतियां जहां निवास करती हैं, यह जगत वास्तव में वैसा यथार्थ जगत, वैसा शाश्वत जगत नहीं है जिसको कि प्लेटो वास्तविक जगत कहता है, जिसको इस जगत से परे कोई अन्य जगत कहता है। तो प्रश्न ये है कि आखिर इन दोनों जगतों में संबंध क्या है। देखिए, दो जगत को मान लेना इतना आश्चर्यजनक नहीं है जितना दुविधाजनक दो जगतों के बीच में संबंध स्थापित करना है। प्लेटो के साहित्य की यदि हम चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि कहीं कहीं पर हमको अंग्रेजी में जो अनुवाद हुए ग्रीक से, वहां पर इमेजेस शब्द मिलता है। लेकिन सामान्यतया पाठ्य पुस्तकों में जो विद्यार्थी देखेंगे कि जिस प्रकार से चर्चा की गई है, वहां पर प्लेटो के जो द्विजगत सिद्धांत है और इस द्विजगत सिद्धांत के चलते जो संबंध की समस्या है, उसको प्लेटो के अनुसार उसकी व्याख्या करने के लिए हमें पार्टिसिपेशन थ्योरी दिखाई देती है। अंशभागिता सिद्धांत वो ये कहता है कि देखिए, जो प्रत्यय हैं और जो जगत की वस्तुएं हैं, मैंने आपसे पहले भी बात की थी, है ना, विशेष गायें, अनेक गायें और सब गायों को गाय बनाने वाला तत्व गौत्व। इस जगत में गायें रहती हैं, है ना, टेबल्स रहती हैं, लेकिन गौत्व या टेबलनेस, जो कि टेबल का आइडिया है, जो उसकी परफेक्ट फॉर्म है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो अन्य जगत में रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट का, इस फॉर्म का और इस विशेष का संबंध क्या है? बड़ी स्वाभाविक सी, स्पष्ट सी, ऑब्वियस सी बात लगती है कि भाई गाय गाय इसलिए है क्योंकि उसमें गौत्व है, अर्थात फॉर्म पार्टिसिपेट करती है पर्टिकुलर में, आइडिया पार्टिसिपेट करता है कॉन्क्रीट एम्पिरिकल रियलिटी में, प्रत्यय सहभागिता करता है अनुभविक जगत की वस्तुओं में।
इसमें एक समस्या आ जाती है। लेकिन समस्या क्या आ जाएगी कि यदि हम ये मान लें कि प्रत्यय विशेषों में अंश रूप में विद्यमान रहते हैं, तो दो लेवल की समस्या क्या आएगी। सबसे पहले तो आप प्रत्यय का अंश कैसे करेंगे, तो सरल है ना, प्रत्यय तो सरल है, इंडिविजिबल है, वो विभाज्य नहीं है, तो उनका अंश कैसे लाएंगे आप, एक समस्या। दूसरी समस्या यह है कि यदि प्रत्यय शाश्वत हैं, मरणशील नहीं हैं, तो उनके अंश भी शाश्वत और अमरणशील होंगे, और जिसमें अमरणशीलता का अंश होगा वह वस्तु भी अमरणशील हो जाएगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि गौत्व तो शाश्वत है जबकि गायें मरणशील हैं, तो मरणशील में शाश्वत का अंश मानने में यह कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। तो अब हम इस पार्टिसिपेशन थ्योरी को कोई बहुत पार्टिसिपेशन थ्योरी है जिसको हम अंश भागिता सिद्धांत कहते हैं, इसको कोई बहुत सुदृढ़ सिद्धांत के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते। इसके साथ में कभी कभी व्याख्या के रूप में यह वाली बात कही जाती है कि देखिए, इस जगत की जो वस्तुएं हैं, जो इस जगत में कुर्सियां हैं, वो उस आदर्श जो कुर्सी का स्वरूप है उसकी कॉपी है। कॉपी जानते हैं ना आप, इमेज, इमेज शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो इसकी कॉपी है। कॉपीज असंख्य हो सकती हैं, मूल एक होता है, और क्योंकि मूल एक है उससे अनेकता बाधित नहीं होती है, या अनेकताओं से वो एकता बाधित नहीं होती है। अतः इस जगत की वस्तुओं को हम उस जगत की कॉपीज के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर दूसरी समस्या क्या आती है कि मान लीजिए किसी आदर्श रूप की आप फोटोकॉपी कराने के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा, है ना, तो सारी की सारी फोटोकॉपीज कोई गाढ़ी कोई हल्के रंग की निकल आती हो ऐसा तो संभव है, लेकिन उसकी आकृति में, उसके आकार में भेद नहीं होता है। फोटोकॉपी करा करके देखा है ना, ये आप सब लोगों ने फोटोकॉपी कराई होगी कभी ना कभी किसी मूल दस्तावेज की, तो हम ये देखते हैं कि वो सारी की सारी कॉपीज बिल्कुल एक सी आती हैं, गाढ़ी या धुंधली के अलावा। तो कॉपीज कैसी होनी चाहिए, सारी कॉपीज एक सी होनी चाहिए, लेकिन कुर्सियत्व के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली इमेजेस या कॉपीज, सारी कुर्सियां एक सी नहीं होती हैं, है ना। कुछ कुर्सियां 4 टांग की होती हैं, कुछ 3 टांग की होती हैं, कुछ पीछे पीठ टिकाने वाले प्लेटफॉर्म के साथ में होती हैं, कुछ थोड़ा से नीचे प्लेटफॉर्म के साथ में होती हैं, कुछ गद्देदार होती हैं, कुछ प्लास्टिक की होती हैं, कुछ कैसी होती हैं। कहने का मतलब कॉपी सारी एक सी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि जगत की वस्तुएं नानत्व से युक्त हैं, विभिन्नताओं से युक्त हैं, अतः उनको उस आदर्श प्रारूप की कॉपी या छायाचित्र भी नहीं कहा जा सकता। फिर समस्या आ गई, तो संबंध को समझा कैसे जाए। हाउ इज द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज रिलेटेड विद द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस और थिंग्स एक्सिस्टिंग इन स्पेस एंड टाइम। प्रत्यय जगत किस प्रकार से अनुभविक जगत से संबंधित है, प्रत्यय जगत उस जगत से जो कि देश और काल में अवस्थित वस्तुओं का जगत है, इनसे कैसे संबंधित है। इसको समझने का जो सर्वोत्तम सिद्धांत प्रतीत होता है उसे हम थियोरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, या फिर हिंदी में कहें तो प्रतिनिधानवाद या प्रतिनिधान का सिद्धांत कह सकते हैं। यह प्रतिनिधान क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हम अभी देखा हमने लोगों को, यदि हम स्वयं वोट नहीं देते हैं, कुछ समय में हम वोट भी देने लगेंगे, तो हम ये देखते हैं कि लोकसभा में हम या विधानसभाओं में हम हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भेजते हैं। अनेक लोग एक ही प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है ना, अनेक लोग एक ही प्रतिनिधि को चुनते हैं, और प्रतिनिधि अलग अलग जगहों पर अलग अलग चुने जाते हैं, तो फिर बहुत सारे प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। या फिर हम ये कहें कि भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत एक राष्ट्र है, और यहां के राजदूत विभिन्न देशों में जाते हैं,
किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो हमारी राज्य सत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। उन सब की कद काठियां वो व्यक्ति ही अलग अलग होते हैं। यानी कि अनेक प्रकार के लोगों से कोई एक सत्ता रिप्रेजेंट हो सकती है, या अनेक लोग मिलकर के किसी एक चीज को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, या प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के चलते दो जगत के संबंधों को कुछ इस रूप में समझ सकते हैं कि देखिए, इस जगत की वस्तुएं दरअसल रिप्रेजेंट करती हैं उस आइडियल फॉर्म को। जैसे कि जो प्रतिनिधि होते हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, जो राजदूत हैं, राजनयिक हैं, वो हमारे यहां के शासक नहीं है, वो केवल उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केवल उसको उसके आधार पर उसके लिए उसको वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में तो यहां पे राजसत्ताधारी नहीं है। तो जिस प्रकार से एक एम्बेसडर या राजदूत किसी भी राज्य का राजा नहीं होता, बल्कि राजा का प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार, और ये प्रतिनिधि अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से इस जगत की वस्तुएं अलग अलग स्थानों में उस आदर्श रूप को प्रस्तुत करते हुए भी अलग अलग हो सकती हैं। तो मैं समझता हूं कि दो जगत के सिद्धांत को, या संबंध को, दो जगत के संबंध के सिद्धांत को सर्वोत्तम तरीका समझने का प्रतिनिधानवाद है। प्रश्न ये उठता है, हम ये कह सकते हैं कि जगत में तो बहुत नानत्व है, और प्रत्यय जगत में भी क्या वैसा ही नानत्व है? प्रत्यय जगत में नानत्व नहीं है। नानत्व है, बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन उस प्रकार का नानत्व नहीं है। यहां पर इन्फिनिट्यूड है। यहां जगत की जो अनुभविक जगत की जो सत्ताएं हैं, जो वस्तुएं हैं, वह असंख्य हैं, लेकिन वहां पर अनेकत्व है, लेकिन किसका है? क्लास का है, कैटेगरी का है, वस्तुओं का नहीं है। उदाहरण के लिए, इस जगत में असंख्य गायें हैं, लेकिन समस्त गायें रिप्रेजेंट होती हैं। समस्त गायों का प्रत्यय गौत्व केवल एक है। इसी प्रकार से इस जगत में अनेक प्रकार की असंख्य मेजें हैं, लेकिन मेजत्व एक ही प्रत्यय है, और उसी एक ही प्रत्यय से इस जगत की संपूर्ण मेजों की व्याख्या होती है। दूसरी बात क्या है कि सबसे साधारण किस्म के प्रत्यय सबसे निचले स्तर पर पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेज का प्रत्यय, कुर्सियों का प्रत्यय, स्टूल का प्रत्यय, अलमारी का प्रत्यय, है ना, बेंचों का प्रत्यय, यह सारी की सारी चीजें। फिर इसके अंदर स्टील की बेंच भी हैं, लकड़ी की कुर्सियां हैं, प्लास्टिक की मेजें हैं, इत्यादि अनेक, जितनी भी अनेकताएं हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें, जिसको मैंने कहा स्टूल, कुर्सी, मेज, अलमारी, बेंच इत्यादि चीजें, ये सारी की सारी किस संप्रत्यय के अंदर समाहित हो जाएंगी? फर्नीचर के संप्रत्यय के अंतर्गत समाहित हो जाएंगी। तो समस्त फर्नीचर वाली सत्ताओं को अपने अंदर मेजत्व, कुर्सियत्व, अलमारियत्व मान लीजिए ये बात करें, या फिर हम जैसे मान लीजिए प्राणियों की बात करें तो समस्त गायों के लिए गौत्व, उसी तरीके से समस्त हाथियों के लिए हम ये कहेंगे हस्तत्व, या फिर इस प्रकार से हम जितनी भी बात करें तो फिर वो प्राणी के प्रत्यय में समाहित हो जाएंगे। और इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि सबसे ब्रॉड धरातल से शुरू होते हुए प्रत्यय जगत ऊपर की तरफ जाते जाते सिकुड़ता जाता है। यह एक पिरामिड की शक्ल ले लेता है। देखिए, जिन लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी है, जो रेखा गणित से वाकिफ हैं, वो तो पिरामिड की बात जानते हैं, या फिर जिन लोगों ने इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में देखा है, पिरामिड एक अपने आप में एक शक्ल होती है जिसका आधार तो चौरस होता है, और जिसका जो ऊपरी सिरा होता है वो एक नोक के बराबर होता है ना। तो हम ऐसी आकृति को पिरामिड कहते हैं। तो प्रत्यय जगत का स्वरूप कैसा है? इट इज लाइक अ पिरामिड, जहां पर नीचे सबसे ज्यादा सामान्य किस्म के प्रत्यय, और फिर उनके सामान्य, और फिर उनके सामान्य, और फिर सबसे ऊपर अंत में क्या आएगा? अंत में आएगा समस्त प्रत्ययों का प्रत्यय केवल एक, और उसको हम कहेंगे द आइडिया ऑफ गॉड, शुभत्व का प्रत्यय। तो प्रत्यय जगत में सबसे निचले स्तर के प्रत्ययों से शुरू करते हुए फिर उनके सामान्यों से गुजरते हुए हम
जो विश्व की, जो पूरी सृष्टि की, जो पूरे ब्रह्मांड की परम सत्ता है, वो क्या आ जाती है? हम कहां पहुंच जाते हैं? शुभत्व के प्रत्यय तक पहुंच जाते हैं। और शुभत्व से श्रेष्ठ, शुभत्व से ऊपर, शुभत्व से अधिक मौलिक इस संसार में या इस संसार के परे जो एक दूसरा संसार है, जो कि पूर्णता का संसार है, जो कि प्रत्ययों का संसार है, वहां भी शुभत्व से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो श्रेष्ठतम क्या हुआ प्लेटो के अनुसार? श्रेष्ठतम प्लेटो के अनुसार शुभत्व। देखिए, वो इस रूप में ईश्वर की बात नहीं कर रहा है, वो गुड की बात कर रहा है, वो गॉड की बात नहीं कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस प्रकार प्लेटो के प्रत्यय जगत को समझ सकते हैं। प्लेटो के प्रत्यय जगत को समझने के साथ ही हम इस जगत और प्रत्यय जगत के संबंध को भी समझ सकते हैं। प्रतिनिधानवाद मैं समझता हूं कि सर्वोत्तम व्याख्या है दो जगत को समझने के लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लॉजिकल कंसिस्टेंसी, तार्किक, जिसको कहना चाहिए कि विसंगति से मुक्त व्याख्या प्रतिनिधानवाद हमको प्रतीत होती है। अब आने वाले लेक्चर में हम प्लेटो के शिष्य अरस्तु का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। ग्रीक फिलॉसफी में, यूनानी दर्शन में, प्राचीन यूनानी दर्शन में, प्रारंभिक की बात नहीं कर रहा हूं, प्रारंभिक की बात तो थेलीस से शुरू हुई थी, है ना। प्राचीन यूनानी दर्शन में हमने ये कहा कि एक परंपरा को कायम करते हैं सुकरात का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य अरस्तु। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम अरिस्टोटल के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं कि प्लेटो के लिए जितनी जानकारी की हमको आवश्यकता थी, जितना समझने की हमें आवश्यकता थी, वह यहां पूर्ण होता है। आपके प्रश्न, आपकी जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं। थैंक यू।